सोचिए अगर एक दिन पूरी दुनिया में अचानक ऐसे जोन खुल जाए जहां से सिर्फ मौत बाहर निकलती हो। करीब 10 साल पहले पूरी दुनिया में अचानक रहस्यमय ग्रे जोन दिखाई देने लगे। ये किसी भी शहर, किसी भी जगह और किसी भी समय अपेयर हो सकते थे। इन ग्रे जोन के अंदर अनगिनत मॉन्स्टर रहते थे जो बाहर निकलते ही इंसानों पर बेरहमी से हमला कर देते थे। देखते ही देखते पूरी दुनिया एक नरसंहार में बदल गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इंसानों के सबसे आधुनिक हथियार भी इन मॉन्स्टर के सामने पूरी तरह बेकार साबित हुए। लेकिन खतरा यहीं तक खत्म नहीं होता। अगर कोई इंसान ग्रे जोन के डंजन के अंदर ज्यादा समय तक रुक जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगता और आखिर में उसकी मौत तय होती है। और अगर इन ग्रे जोन को समय रहते डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो लगातार फैलते रहते हैं जब तक ये पूरी दुनिया को अपने चपेट में ना ले ले। इसी संकट के बीच कुछ चुनिंदा लोगों का जन्म हुआ जिन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है। इनमें आर्चरर, स्वॉर्डमैन, मेज और कई दूसरी क्लासेस शामिल थी। इनकी ताकत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। सिर्फ यही लोग मॉन्स्टर को मार सकते थे और ग्रे जोन को बंद करने की क्षमता रखते थे। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार डंजन्स को क्लियर करते रहते थे। आज भी शहर के बीचों बीच एक ग्रे जोन खुल चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। 3 प्रोफेशनल अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने ग्रे वुल्फ को जल्दी नहीं मारा तो ग्रे जोन और भी बड़ा हो जाएगा। सबसे आगे खड़ा वॉरियर अचानक ग्रे वुल्फ का एक भयानक लेजर अटैक की चपेट में आ जाता है। उसी मौका का फायदा उठाकर पीछे खड़े दोनों वॉरियर अपनी पूरी ताकत एक साथ जोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद ग्रे वुल्फ जमीन पर गिर जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार उन्होंने लेवल 2 ग्रे वुल्फ को हरा दिया। लेकिन उनकी खुशी की असली वजह कुछ और थी। उन्होंने सामने वाले वॉरियर को सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल किया था। उनके लिए उसकी जान की कीमत नहीं। दोनों बिना पीछे देखे वहां से चले जाते हैं, यह सोचते हुए कि शायद वो अब तक मर चुका होगा और अगर नहीं भी मरा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वॉरियर असहनीय दर्द से तड़प रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा शरीर फट रहा हो। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे तो याद है कि वो पिछली रात अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। फिर वो यहाँ कैसे पहुंच गया। वो घबराकर उठता है और आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नजर पास पड़े पानी के गड्ढे पर जाती है। उसमें दिखाई देने वाला चेहरा उसका अपना नहीं था। उसी पल उसके सर में भयानक सर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों यादें जबरदस्ती उसके दिमाग में भर दी गई हो। ग्रे जोन्स, मॉन्स्टर, प्रोफेशनल डंजन्स, इस दुनिया की सारी जानकारी उसके दिमाग में एक एक करके आने लगती है। कुछ मिनट बाद उसे आखिरकार सच समझ में आ जाता है। उसने दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट कर लिया है और अब वो इस दुनिया का एक प्रोफेशनल बन चुका है। लेकिन उसकी किस्मत शायद अभी भी उसका मजाक उड़ा रही थी। जिस शरीर में वो आया था उसे उसके पहले ही डंजन में चारा बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मेन कैरेक्टर को याद आता है कि ऐसी कहानियों में दूसरी दुनिया में आने वाले को अक्सर कोई ना कोई चीट एबिलिटी जरूर मिलती है, लेकिन उसे तो सिर्फ कैनन फोल्डर वाला एक शरीर मिला है। इतना बैड लक शायद ही किसी का हो। तभी उसके सामने अचानक सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है। कांग्रेचुलेशन, फिर सिलेक्शन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेटेड। मेन कैरेक्टर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता है। फिर उसे सिस्टम की सबसे खतरनाक एबिलिटी समझ आती है। अब डंजन क्लियर करने के बाद मिलने वाला हर रिवार्ड वो अपनी मर्जी से चुन सकता है। आमतौर पर डंजन रिवार्ड पूरी तरह से रैंडम होते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम उसने इस दुनिया में कभी नहीं सुना था। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। अगर वो हर बार बेस्ट रिवॉर्ड चुन सकता है तो इसका मतलब उसे दुनिया का सबसे रेयर आइटम पाने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे वो सबसे ताकतवर प्रोफेशनल बन जाएगा। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो अभी मिले रिवॉर्ड को ओपन करता है। बिना एक सेकंड गवाए 0.01% ड्रॉप रेट वाला रेयर वेपन और हाई ग्रेड वाला आर्मर चुन लेता है। अगले ही पल सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है। कांग्रेचुलेशन, रेयर वेपन वुल्फ स्लेइंग ब्लेड ऑब्टेन, एक्सीलेंट ग्रेड वुल्फ लेदर आर्मर ऑब्टेन। वुल्फ स्लेइंग ब्लेड की एबिलिटी देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। अगर यह ब्लेड लेवल 5 या उसके नीचे के किसी भी वुल्फ मॉन्स्टर पर इस्तेमाल किया जाए तो 80% चांस है कि मॉन्स्टर तुरंत इंस्टेंट किल हो जाए। वही वुल्फ लेदर आर्मर उसके आर्मर एट्रीब्यूट में सीधा 10 पॉइंट जोड़ देता है। मेन कैरेक्टर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। जिस आइटम को पाने के लिए लोग सैकड़ों बार डंजन क्लियर करते हैं वह उन्हें पहली कोशिश में हासिल कर चुका है। और अब जब तक उसके पास यह सिस्टम है, हर डंजन के बाद सिर्फ उसे बेस्ट रिवॉर्ड ही मिलने वाले हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी ओवर पावर जर्नी। डंजन से बाहर निकलते हुए जाइफन गहरी सांस लेता है। वह मन ही मन सोचता है, यह दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो एक प्रोफेशनल के रूप में लगातार लड़ना होगा। आखिर उसके पास प्री सिलेक्शन रिवार्ड सिस्टम था। जब तक यह सिस्टम उसके साथ है वो हर डंजन से बेहतरीन रिवार्ड हासिल करके खुद को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा।
कुछ देर चलते चलते उसकी नजर बस स्टॉप पर पड़ती है। वो आसपास की इमारतों और लोगों को देखता है। भले ही यह दुनिया मॉन्स्टर और ग्रे जोन से भरी हो, लेकिन बाकी सब कुछ उसकी पुरानी दुनिया जैसा ही था। थोड़ी देर बाद वो बस में बैठ जाता है। पूरा रास्ता सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है, पहले घर पहुंचना है, फिर इस नई दुनिया के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी जुटानी होगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है वैसे वैसे बाहर की ग्रे फॉग और भी घनी होने लगती है। अचानक ड्राइवर जोर से चिल्लाता है, सभी लोग सावधान हो जाएं, हम ग्रे जोन में एंटर कर चुके हैं। ये सुनते ही पूरे बस में अफरा तफरी मच जाती है। हर किसी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था अगर इस धुंध में मॉन्स्टर मिल गया तो उनका बचना लगभग नामुमकिन है। मेन कैरेक्टर तुरंत समझ जाता है कि आम इंसानों के पास अकेले बचने का कोई चांस नहीं है। वो जोर से चिल्लाता है, कोई भी अपनी सीट से मत उठना, शांत रहो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अगले ही पल एक लेजर बीम बस को बीच से ऐसे काट देती है जैसे वो कागज की बनी हो। पूरा बस दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अब बस में मौजूद सभी लोग चीखने लगते हैं, हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि वह जानते थे सिर्फ एक प्रोफेशनल ही मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। और प्रोफेशनल इतने रेयर होते हैं कि इस समय किसी का यहाँ पहुंचना लगभग असंभव था। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है। वो शांत आवाज में कहता है, घबरा मत, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। इतना सुनते ही ड्राइवर की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो खुशी से कहता है, हम सेकंड डिवीजन के काफी करीब हैं, अगर थोड़ी देर टिक गए तो रेस्क्यू टीम आ जाएगी। फिर वो एक्साइटेड होकर पूछता है, तुम्हारा प्रोफेशन और लेवल क्या है? मेन कैरेक्टर बिना झिझक जवाब देता है, लेवल 1 वॉरियर। बस ये सुनते ही माहौल फिर से शांत हो जाता है। इस बार उम्मीद की वजह से नहीं, बल्कि निराशा की वजह से। एक आदमी हंसते हुए कहता है, वॉरियर क्लास तो वैसे भी सबसे कमजोर मानी जाती है, और ऊपर से सिर्फ लेवल 1। बाकी लोग भी हिम्मत हार जाते हैं। आखिर सामने खड़ा मॉन्स्टर एक लेवल 2 राइनोसोरस था, जबकि लेवल 1 वॉरियर की ताकत आम इंसान से बस थोड़ी ही ज्यादा होती है। मेन कैरेक्टर को लोगों के इस रिएक्शन पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। उसे पहले से पता था इस दुनिया में वॉरियर क्लास को सबसे नीचे समझा जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके पास ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया के रूल्स को बदल सकता है। और अगले ही पल वो अपनी इन्वेंटरी से वुल्फ स्लेइंग ब्लेड और वुल्फ लेदर आर्मर इक्विप कर लेता है। दिखने में वो अभी सिर्फ एक लेवल 1 वॉरियर था, लेकिन उसकी इक्विपमेंट किसी साधारण प्रोफेशनल के नहीं थे। असल में उसकी वास्तविक कॉम्बैट पावर लगभग लेवल 3 प्रोफेशनल के बराबर हो चुकी थी। मेन कैरेक्टर बिना समय गवाए सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसका पहला वार राइनोसोरस की मोटी चमड़ी से टकराता है। मॉन्स्टर पीछे तो नहीं हटता, लेकिन मेन कैरेक्टर हवा में छलांग लगाकर कहता है, क्लास चाहे सबसे कॉमन हो, लेकिन सही सिस्टम और मेहनत किसी को भी सबसे स्ट्रांग बना सकता है। उसी समय राइनोसोरस अपना मुंह खोलकर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर बिजली जैसी रफ्तार से अपनी तलवार घुमाता है एक ही बार, और विशाल मॉन्स्टर दो हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा इलाका कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। बस में मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक लेवल 2 मॉन्स्टर को सिर्फ 1 हिट में मरते देखा था। हालांकि मेन कैरेक्टर अपनी जीत से खुश था, लेकिन अगले ही पल वो हल्का सा निराश हो जाता है। इस बार मॉन्स्टर ने कोई नया इक्विपमेंट ड्रॉप नहीं किया था। वो बस सबको अलविदा कहता है और अकेले ही वहां से पैदल निकल पड़ता है। कुछ मिनट बाद सेकंड डिवीजन की प्रोफेशनल टीम मौके पर पहुंच जाती है और पूरे इलाके को सील कर देती है। उस इलाके की जांच करने के बाद टीम की एक एक्सपर्ट गंभीर आवाज में कहती है, मॉन्स्टर लेवल 2 का था, लेकिन उसे 1 शॉट में ही खत्म कर दिया गया। जिसने भी यह किया है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बेहद वैल्यूबल है, हमें उसे तुरंत रिक्रूट करना चाहिए। वो तुरंत पूछती है, उसे किस प्रोफेशनल ने मारा है? ड्राइवर जवाब देता है, वो लड़का जा चुका है और उसने खुद को सिर्फ लेवल 1 वॉरियर बताया था। एक्सपर्ट कुछ पल तक चुप रहती है, फिर अविश्वास से कहती है, इम्पॉसिबल। एक लेवल 1 वॉरियर लेवल 2 मॉन्स्टर को 1 शॉट में नहीं मार सकता जब तक उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट आइटम ना हो जो उसकी ताकत को असमान रूप से बढ़ा रहा हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। काफी देर बाद मेन कैरेक्टर आखिरकार अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। दीवारों पर हर तरफ लाल रंग से लिखी धमकियां थी, कर्ज वापस करो, भागने की कोशिश मत करना। पूरा घर मानो नफरत की निशान बन चुकी थी। तभी सामने से दो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार वापस आ ही गया, हमें तो लगा था पैसे देने से बचने के लिए भाग गया होगा। मेन कैरेक्टर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग कौन है। शरीर के पुराने मालिक की यादें उसके दिमाग में साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक हाई रैंक प्रोफेशन खरीदने की भारी रकम उधार ली थी, लेकिन आखिरी में सब कुछ गवा बैठा। अब उसकी सारी गलतियों का कीमत मेन कैरेक्टर को चुकानी थी। वो शांत आवाज में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे पास अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन सामने वाला आदमी उसकी शर्ट पकड़ लेता है। 3 दिन भूल जा, तू 30 दिन में भी नहीं चुका पाएगा। आखिर कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 5 मिलियन कॉइन का था। जाते जाते वो आखिरी चेतावनी देता है, 3 दिन बाद मैं अकेला नहीं आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर भी मेरा होगा। दोनों वहां से चले जाते हैं
और मेन कैरेक्टर सच में पहली बार परेशान दिखता है। सिर्फ 3 दिन में 5 मिलियन आखिर लाऊं कहाँ से। वो घर के अंदर जाता है, तभी उसकी नजर लगातार बज रहे फोन नोटिफिकेशन पर पड़ती है। एक मैसेज में कोई उसके आर्च वेपन के लिए 50,000 कॉइन देने के लिए तैयार था। दूसरे में किसी ने डंजन मिशन के लिए मदद मांगी थी। यही वो पल था जब मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर डंजन रिवार्ड्स बिक सकते हैं तो उसका फ्री सिलेक्शन रिवार्ड सिस्टम की असली कीमत अब शुरू होगी। वो हर बार सबसे रेयर इक्विपमेंट हासिल करेगा, उन्हें बेचेगा और आसानी से अपना कर्ज चुका देगा। उसके चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंस लौट आता है। मैं इतने छोटे कर्ज को अपनी स्ट्रांग बनने के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। शरीर के पुराने मालिक की यादों से उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ बड़े ग्रे जोन ही नहीं बल्कि नॉर्मल डंजन भी है जहां प्रोफेशनल लगातार लेवल अप करते हैं। मेन कैरेक्टर फैसला करता है कि पहले नॉर्मल डंजन से अपनी ताकत बढ़ाएगा और साथ ही रेयर इक्विपमेंट भी इकट्ठा करेगा। वो मार्केट चेक करता है। लेवल 1 डंजन के रेयर इक्विपमेंट लगभग 50,000 कॉइन के थे, जबकि सबसे महंगा लॉन्ग रेंज वेपन करीब 60,000 कॉइन का था। लेकिन अगले ही पल उसे एक और बुरी खबर पता चलती है। हर प्रोफेशनल एक दिन में सिर्फ एक ही डंजन एंटर कर सकता है, मतलब 3 दिन में 5 मिलियन कमाना लगभग इम्पॉसिबल था। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, जब मेरे पास बेस्ट रिवॉर्ड चुनने का ताकत है तो मैं दूसरों की तरह लेवल 1 डंजन में समय बर्बाद क्यों करूं। आखिर वो लेवल 2 मॉन्स्टर को पहले ही वन शॉट में खत्म कर चुका था, इसीलिए लेवल 3 डंजन को चैलेंज करना भी अब नामुमकिन नहीं था। अगली सुबह वह शहर के बीचों बीच बने डंजन एरिया में पहुंचता है। उसकी नजर सबसे पहले लेवल 2 लोन बियर के पर पड़ती है। वहीं खड़े कुछ प्रोफेशनल उसे पहचान लेते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, अरे ये वही लड़का है ना जिसे कल मर जाना चाहिए था। दूसरा तुरंत बोलता है, चल हमारे साथ आ, हमें टैंक चाहिए। मेन कैरेक्टर बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, सॉरी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लेवल 3 डंजन जा रहा हूँ। असल वजह कुछ और थी। वह दोबारा ऐसे लोग के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था जो जरूरत पड़ने पर उसे फिर से बेट बना दें। यह सुनते ही एक आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अगर तेरी किस्मत इतनी अच्छी होती तो तुझे वॉरियर क्लास नहीं मिलता। मेरी बात मान और किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब ढूंढ ले। पास खड़ी लड़की भी हंस पड़ती है। लेवल 1 डंजन में मरते मरते बचा और अब लेवल 3 डंजन में जाने की बात कर रहा है। मेन कैरेक्टर बस उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। वो मानता है शरीर के पुराने मालिक की किस्मत वाकई बेहद खराब थी, लेकिन अब उसके पास रिवार्ड सिस्टम था और अब किस्मत हमेशा उसी के पक्ष में रहने वाली थी। जाते जाते मेन कैरेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, मुझ पर जितना कर्ज है उससे कहीं ज्यादा कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की भी नहीं होगी। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो दूसरे लेवल 3 डंजन के पोर्टल के सामने खड़ा था। अचानक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वार्निंग, तुम अपने करंट लेवल से हाई लेवल वाले डंजन में एंटर करना चाहते हो। मेन कैरेक्टर बिना एक पल गवाए यस दबाता है और पोर्टल के अंदर कदम रख देता है। अंदर पहुंचते ही नोटिफिकेशन सामने आती है, मिशन चिंगलियन विलेज पर हमला करने वाले सभी बैंडिट्स का सफाया करो। लेकिन मेन कैरेक्टर अकेला नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद पोर्टल से 4 और नए प्रोफेशनल अंदर आते हैं। 2 स्नाइपर, 1 हीलर और 1 असेसियन, सभी के सभी लेवल 3 के थे। लेवल 1 वॉरियर को देखकर उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, खासकर टीम की लड़की। वो गुस्से में कहती है, सीरियसली अब हमें लेवल 1 रूकी को भी कैरी करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर शांत आवाज में जवाब देता है, मेरा लेवल भले कम हो सकता है लेकिन मेरे इक्विपमेंट की कीमत लाखों में है। टीम लीडर बीच में आकर रूल समझाता है। फाइट शुरू होते ही टैंक दुश्मनों का एग्रो अपनी तरफ खींचेगा और हीलर लगातार उसे सपोर्ट करती रहेगी। लेकिन मेन कैरेक्टर तुरंत मना कर देता है, मैं वॉरियर हूँ लेकिन दुश्मनों के बीच को खुद को झोंकने वाला बेवकूफ नहीं। एक बार चारा बन चुका हूँ, दूसरी बार नहीं बनूंगा। ये सुनकर हीलर यूकी नाराज हो जाती है। वो ठंडे लहजे में कहती है, अगर तुम टैंक की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मेरी हीलिंग की उम्मीद भी मत रखना। लेकिन मेन कैरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, परफेक्ट, मुझे वैसे भी किसी की हीलिंग की जरूरत नहीं है। यही जवाब पूरी टीम को हैरान करने के लिए काफी था। पहली नजर में मिशन आसान लग रहा था। आखिर टीम में 2 स्नाइपर थे। दूर से हमला करने वाले इन प्रोफेशनल के लिए साधारण डाकुओं को खत्म करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही गोलियां चलती हैं सबकी आंखें खुली रह जाती है। बैंडिट्स एक एक गोली को या तो चकमा दे रहे थे या अपनी तलवारों से रोक रहे थे। ये आम डाकू नहीं थे। मेन कैरेक्टर तुरंत उनकी लड़ाई का तरीका एनालिसिस करने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसे एक अहम बात पता चलती है, इनका अटैक भले ही खतरनाक हो लेकिन इनका डिफेंस काफी कमजोर है। तभी एक बैंडिट पीछे से झुककर घूमते हुए सीधे हीलर पर हमला कर देता है, लेकिन उसका वार से पहले मेन कैरेक्टर बिजली जैसी रफ्तार से बीच में पहुंच जाता है। एक ही वार में बैंडिट की तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है और वो उसको खत्म कर देता है। लेकिन यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। चारों तरफ से दर्जनों बैंडिट्स मेन कैरेक्टर को घेरे हुए थे। उसी समय पीछे से स्नाइपर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी गोलियां सिर्फ बैंडिट्स को नहीं लगती, मेन कैरेक्टर को भी लगती है। अगर उसके शरीर पर वुल्फ लेदर आर्मर ना होता तो वो भी उसी पल मर चुका होता।
वह गुस्से से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन टीम बिना शर्मिंदगी के चिल्लाते हैं वह दुश्मनों से मिल गया है और उस पर गोलियां चलाना जारी रखते हैं। मेन कैरेक्टर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह उनकी तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी पूरा गांव जोरदार धमाके से कांप उठता है। धरती फटने लगती है और उसके बीचों बीच एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। फोर्ट्रेस बॉस, जिसकी मौजूदगी भर से पूरा इलाका कांपने लगता है। स्नाइपर बिना समय गवाए उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन गोलियां उसके शरीर पर ऐसे टकरा कर गिर जाती हैं जैसे किसी लोहे की दीवार पर लगी हो। अगले ही पल बॉस एक ही झटके में टीम लीडर का हाथ उखाड़ देता है और दूसरे आदमी को अपने पैरों तले कुचल देता है। पूरी टीम की हिम्मत टूट जाती है। लीडर डर के मारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाता है, बॉस को रोको, हम पीछे से हमला करेंगे। यही सुनकर मेन कैरेक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था, इस दुनिया में लोग वॉरियर को इंसान नहीं सिर्फ डिस्पोजेबल शील्ड समझते हैं। वो बॉस का टेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन इस बार वो किसी और के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाने वाला था। वह जानबूझकर बॉस को उसी की तरफ ले जाता है। बॉस का हर अटैक को वो बड़ी चालाकी से उसी की तरफ मोड़ देता है। तभी मेन कैरेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, जब तक तुम खुद वॉरियर का डर महसूस नहीं करोगे तब तक उसका बलिदान की कीमत नहीं समझोगे। उधर टीम की लड़की आखिरी उम्मीद के तौर पर अपना रियर स्क्रोल निकालती है। वो बॉस को 10 सेकंड के लिए मैजिक केज के अंदर कैद कर लेती है, लेकिन घबराहट में उसे एक बड़ी गलती हो जाती है। टीम लीडर भी उसी केज के अंदर फंस जाता है। अगले ही पल बॉस उसकी तरफ मुड़ता है और एक ही बार में उसका अंत कर देता है। मेन कैरेक्टर ये सब देखकर समझ जाता है ये लोग अपने फायदे के लिए अपने साथियों की जान भी दांव पर लगा सकते हैं। उसकी नजर बॉस पर टिकती है। कुछ सेकंड ऑब्जर्व करने के बाद उसे बॉस की असली ताकत समझ आ जाती है। उसके पास डैमेज रिड्यूस स्किल थी, यानी सामान्य अटैक उसे लगभग बेअसर थे। लेकिन हर डिफेंस की तरह उसकी भी एक वीक पॉइंट होती है। जैसी मैजिक केज टूटती है, मेन कैरेक्टर बिना एक पल गवाए आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से उछल जाता है। उसकी तलवार सीधा बॉस के सीने के वीक पॉइंट को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। कुछ पल के लिए पूरा डंजन शांत हो जाता है, फिर विशाल फोर्ट्रेस बॉस धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, विश एक्सपीरियंस ऑफ 10 लेवल अप, करंट लेवल लेवल 2। बॉस को मारते ही बची हुई लड़की और उसका साथी उसके पास आते हैं। बिना शर्म से वो कहते हैं, रिवार्ड में हमारा भी हिस्सा बनता है, आखिर हमने भी फाइट में मदद की थी। मेन कैरेक्टर उसकी आंखों में देखता है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अगला बॉस तुम्हें नहीं मारेगा, मैं मारूंगा। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिना एक शब्द बोले डंजन छोड़कर तुरंत भाग जाते हैं। अब आखिरकार मेन कैरेक्टर अकेला था। वो अपने रिवार्ड सिलेक्शन सिस्टम को खोलता है, क्योंकि उसने अपने लेवल से कहीं ऊपर डंजन को क्लियर किया था। इस बार उसके सामने 3 जबरदस्त रिवार्ड आते हैं। डबल एस रैंक स्किल ड्रोसी रेडियंस, सोते समय भी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस होती रहेगी। हर लेवल पर अटैक पावर 10% बढ़ेगा और वॉरियर क्लास के लिए ये इफेक्ट 3 गुना हो जाएगा। डबल एस रैंक स्किल रैपिड मूवमेंट, ऐसी स्पीड जो हवा को भी पीछे छोड़ दे। एस रैंक स्किल बुक, लॉन्ग रेंज क्लास के लिए एक बेहद रेयर स्किल बुक जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1 मिलियन कॉइन थी। मेन कैरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब उसके सामने सिर्फ 3 रिवार्ड नहीं थे, बल्कि ताकत, दौलत और पूरी दुनिया की किस्मत बदलने का मौका रखा था। मेन कैरेक्टर अपने सबसे कीमती रिवार्ड में से एस रैंक स्किल बुक को बेचने का फैसला करता है। वो उसे ऑनलाइन ऑप्शन पर लिस्ट करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन कुछ ही मिनट में उसका फोन पर लगातार मैसेज आने लगती हैं। आखिरकार सबसे बड़ी बोली रुकती है 1.2 मिलियन कॉइन्स पर। मेन कैरेक्टर बिना देर किए डील एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन बायर से मिलने का समय तय होता है, लेकिन उस रात उसके पास करने के लिए और कुछ काम था। उसे अपनी नई स्किल डबल एस रैंक स्किल ड्रोसी रेडियस को टेस्ट करना था। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल वो एक सीक्रेट मिस्टीरियस प्लेस पर पहुंच जाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसके सामने ठीक उसी की तरह दिखने वाला एक क्लोन खड़ा था। बिना कुछ कहे क्लोन उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। कुछ मिनट की लड़ाई के बाद मेन कैरेक्टर आखिरकार अपने क्लोन को हरा देता है, लेकिन जैसे ही पहला क्लोन गिरता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते सैकड़ों क्लोन उसके सामने खड़े थे। तभी उसे अपनी स्किल की असली मतलब समझ आती है। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे हर रात खुद को ही हराना होगा, यानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई मॉन्स्टर नहीं, वो खुद था। इसी दौरान सिटी एच ग्रे जोन ऑपरेशन मैनेजमेंट ब्यूरो में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। हाल ही में सभी घटनाओं का एनालिसिस किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आई ऑफ द एंड नाम के संगठन के एक क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उनसे एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। उनके पपेट ने भविष्य में होने वाली हर बड़ी घटना की भविष्यवाणी पहले से कर दी थी, लेकिन हाल ही में सामने आए उस रहस्यमयी वॉरियर का भविष्यवाणी में कहीं भी जिक्र नहीं था।
यह पहली बार था जब पपेट की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। अब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि आई ऑफ द एंड भी उस अननोन प्लेयर को हर कीमत में ढूंढना चाहता था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है वो इस समय आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था। अगली सुबह मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है। रात भर उसने अपने ही क्लोन से लड़ाई की थी। उसका पूरा शरीर थका हुआ था लेकिन रिजल्ट देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बेसिक स्वॉर्डमैनशिप लेवल 2 से लेवल 3 हो चुका था। सिर्फ एक ही रात में उसकी स्वॉर्डमैन स्किल फिर से लेवल अप हो चुकी थी। अब वो बायर से मिलने निकल पड़ता है। दोनों तय किए जगह पर मिलते हैं। बायर स्किल बुक हाथ में लेकर पेमेंट भेजता है लेकिन मेन कैरेक्टर नोटिफिकेशन देखकर हैरान हो जाता है। उसे तय किए गए 1.2 मिलियन की जगह सिर्फ 80,000 कॉइन मिले थे। बायर मुस्कुराता है फिर धीरे धीरे अपनी गन निकाल कर कहता है लेवल 2 के एक मामूली वॉरियर को इतने पैसे की क्या जरूरत, लेकिन उसने गलत इंसान को धमकाया था। अगले ही पल मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। बायर का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सामने खड़ा वॉरियर बिल्कुल भी साधारण नहीं है। घबराहट में वो तुरंत बाकी के कॉइन्स भी ट्रांसफर कर देता है और माफी मांगते हुए 2 लाख कॉइन एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी देता है। यानी मेन कैरेक्टर को कुल मिलाकर 1.4 मिलियन कॉइन मिल जाते हैं। अपनी जान बचाने के बाद बायर एक और राज बताता है। इस स्किल बुक का इस्तेमाल करके वो 12 प्रोफेशनल की टीम के साथ एक बेहद खतरनाक डंजन को चैलेंज करने वाला था। नए प्लेयर्स उसे एक ही नाम से जानते हैं, न्यू वी हेल, क्योंकि उसके अंदर जाने वाले 99% लोग कभी वापस नहीं लौटते। उसका सर्वाइवल रेट 1% से भी कम था लेकिन जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। यही बात उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और मन ही मन फैसला कर लेता है अगर रिवार्ड सबसे रेयर वहीं मिलते हैं तो मैं किसी टीम का इंतजार क्यों करूं, मैं अकेला ही वो डंजन क्लियर कर लूंगा। यहीं से उसकी अब तक की सबसे खतरनाक चैलेंज की शुरुआत होने वाली थी। इस बार मेन कैरेक्टर जिस डंजन में एंटर हुआ है वो अब तक का सबसे खतरनाक मिशन था। सिस्टम की नोटिफिकेशन सामने आती है। मिशन ज़ोंबी एपोकलिप्स से तबाह शहर में लगातार 3 दिनों तक जिंदा रहो। सिर्फ इतना पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई साधारण डंजन नहीं था। अंदर कदम रखते ही मेन कैरेक्टर सबसे पहले अपना चेहरा मास्क से ढक लेता है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी असली पहचान जान सके। कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वो एक स्टोर में घुस जाता है लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। एक गनर जिसका नाम डोंग था सैकड़ों ज़ोंबी से जान बचाकर भागते हुए अंदर घुस आता है। उसके पीछे पूरी ज़ोंबी हॉर्ड चली आ रही थी। मेन कैरेक्टर बिना घबराए अपनी तलवार निकालता है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ोंबी जमीन पर गिर चुके थे लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब आवाज पड़ती है। वो ऊपर नजर उठाता है। भीड़ के बीच एक अजीब ज़ोंबी खड़ा था जिसके शरीर में लाउड स्पीकर लगा था। वो लगातार तेज आवाज निकाल रहा था और उसकी आवाज से आसपास के सारे ज़ोंबी उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। मेन कैरेक्टर तुरंत अपनी एजिलिटी बढ़ाता है और अगले ही पल वो बिजली जैसी रफ्तार से दीवार और छत का सहारा लेकर ऊपर पहुंच जाता है। एक ही बार और लाउड स्पीकर ज़ोंबी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन उसकी मौत ने हालात को और भी बदतर कर दिए थे। अचानक उसके आसपास मौजूद लगभग 15 मीटर के सभी ज़ोंबीज पागलों की तरह चीखने लगते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है। अब उनका अटैक भी बढ़ चुका था और डिफेंस भी। डोंग कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से घिर जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, प्लीज मुझे बचाओ, आप सबसे ताकतवर वॉरियर हैं। मेन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता, बस एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही सेकंड पूरी ज़ॉम्बी हॉर्ड उसके तलवार के सामने ढेर हो जाती है। वो डोंग को पकड़कर सुरक्षित जगह की तरफ फेंक देता है लेकिन तभी उसके सामने से हवा का तेज झोंका गुजरता है, कुछ इतना विशाल कि कोई उसका चेहरा तक नहीं देख पाता। वो था ज़ॉम्बी किंग। बाकी प्लेयर्स कांपते हुए बोलते हैं, यह मॉन्स्टर दिन में सिर्फ 2 बार शिकार करता है, एक बार जब सूरज उगता है तब और दूसरी बार सूरज ढलता है तब। सभी लोग जल्दबाजी में पास के सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पॉइंट के बदले खाना, हथियार और दूसरी चीजें मिल रही थी लेकिन सबसे महंगी चीज पानी था। मेन कैरेक्टर की नजर अचानक एक नल के पास उगी हुई ब्लैक रूट पर जाती है। कुछ अजीब था लेकिन बाकी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रात होने पर बाकी प्लेयर फिर से पुरानी चाल चलते हैं। वो मेन कैरेक्टर से कहते हैं, तुम रात की गार्ड ड्यूटी कर लो। असल में वो उसे फिर से चारा बनाना चाहते थे लेकिन इस बार मेन कैरेक्टर मान जाता है क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो क्या करने वाला है। सबके सो जाने के बाद वो अपनी ड्राउजी रेडियस स्किल की मदद से सोते सोते भी ट्रेनिंग करता रहता है। तभी सेफ हाउस की छत अचानक टूट जाती है और उसके बीचों बीच उतरता है ज़ॉम्बी किंग। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने सबसे पहले सबसे ताकतवर प्लेयर पर हमला नहीं किया बल्कि सीधा उस आदमी को मार डाला जिसने नल का पानी पिया था। उसके शरीर में वही ब्लैक रूट फैल चुकी थी। मेन कैरेक्टर को बॉस के असली टारगेट समझ आ चुका था। ज़ॉम्बी किंग सबसे ज्यादा पॉइंट वाले को नहीं बल्कि संक्रमित पानी पीने वाले का शिकार करता था। यह राज समझते ही वो बॉस को एक संकरे कॉरिडोर की तरफ ले जाता है ताकि उसकी विशाल बॉडी आसानी से मूव ना कर सके। लेकिन जब मेन कैरेक्टर हमला करता है तो ज़ॉम्बी किंग उसकी तलवार को अपने हाथों से रोक देता है। इतना ताकत देखकर उसे पहली बार पीछे हटना पड़ता है। फाइट के दौरान मेन कैरेक्टर एक अजीब बात नोटिस करता है, कभी बॉस उसे बिल्कुल नहीं देख पाता
और अगले ही पल सीधा उसी पर हमला कर देता है। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद उसे सच्चाई समझ आती है। असल में आसपास मौजूद छोटे ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बी किंग की आंखों का काम कर रहे थे। बिना एक सेकंड गवाए मेन कैरेक्टर आसपास के सभी छोटे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। अब ज़ॉम्बी किंग सचमुच में अंधा हो चुका था। उसी समय सूरज निकलने लगता है और अचानक पूरे शहर के नलों से पानी बहने लगता है। शिविर का संक्रमित पानी हर तरफ फैल जाता है। जहां जहां वह पानी पहुंचता है वहीं नए ज़ॉम्बी पैदा होने लगते हैं। पूरी सिटी फिर से ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से भर चुके थे। लेकिन मेन कैरेक्टर के दिमाग में पहले एक प्लान था। वो ज़ॉम्बी किंग को धीरे धीरे एक पुराने एलिवेटर शिफ्ट की तरफ ले जाता है। वहां एक टूटी हुई लिफ्ट थी जो सिर्फ दो स्टील केबल के सहारे लटक रही थी। मेन कैरेक्टर एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। आवाज सुनते ही अंधा ज़ॉम्बी किंग उसी दिशा में छलांग लगा देता है और लिफ्ट पर उतर जाता है। यही मौका था। मेन कैरेक्टर बिजली जैसी स्पीड से दोनों केबल काट देता है। लिफ्ट सीधा नीचे गिरने लगती है। ज़ॉम्बी किंग अपना बैलेंस खो देता है। उसी पल मेन कैरेक्टर हवा में ऊंची छलांग लगाता है। अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी स्पीड और अपनी पूरी स्वॉर्ड स्किल एक ही अटैक में समेट देता है। उसकी ताकत ज़ॉम्बी किंग के शरीर को बीच से चीरती हुई आर पार निकल जाती है। अगले ही पर पूरा डंजन खामोश हो जाता है। ज़ॉम्बी किंग दो हिस्सों में बंटकर हमेशा के लिए जमीन पर गिर चुका था। ज़ॉम्बी किंग के मरने के बाद भी डंजन खत्म नहीं होता। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि असली जड़ शिविर की गहराइयों में है। वो अंडरग्राउंड सीवर में पहुंचता है जो पूरी तरह से जड़ों से ढका हुआ था। वहां डंजन का असली बॉस मदर प्लांट है। जड़ों के हमले से बचते हुए मेन कैरेक्टर की नजर वहां लगे एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर पड़ती है जिसमें अभी भी बिजली आ रही थी। वो पौधों की जड़ों को उकसाता है और जैसे ही जड़ें उसके पास आती हैं वो बिजली की तारें उसे छुआ देता है। पूरे बॉस के शरीर में हाई वोल्टेज करंट दौड़ जाता है। जैसे ही बॉस का मेन कोर बाहर आता है मेन कैरेक्टर उसे काटकर पूरी तरह नष्ट कर देता है। नोटिफिकेशन आता है, डंजन परफेक्टली क्लियर। एक एपिक चेस्ट और दो रेयर चेस्ट अपेयर होते हैं। मेन कैरेक्टर एपिक चेस्ट चुनता है क्योंकि वो इस डंजन को परफेक्ट क्लियर करने वाला पहला खिलाड़ी था। वो नॉर्मल रिवॉर्ड को भी हिडन रिवॉर्ड में बदल देता है। लेजेंडरी ग्रेड वेपन सीक्रेट जजमेंट मस्केट विशेष क्षमता भी होती है इसकी कुछ। कॉर्प्स किंग शेयर्ड विजन और दूसरी क्षमता होती है मदर प्लांट कॉन्शियसनेस कंट्रोल। इस डंजन को क्लियर करके वो लेवल 4 पर पहुंच जाता है। इसकी बुनियादी तलवारबाजी अब लेवल 4 हो चुकी है। वो लेजेंडरी मस्केट को ऑनलाइन नीलामी में डाल देता है जिसकी बोली तुरंत 3.6 मिलियन तक पहुंच जाती है। वो ट्रेंडिंग सेंटर जाकर हथियार बेचता है। अब उसके पास 5 मिलियन से ज्यादा पैसे आ जाते हैं और वो अपना सारा 5 मिलियन का कर्ज चुका देता है। हालांकि कर्ज चुकाने के बाद उसके पास सिर्फ 200 बचते हैं लेकिन अब वो आजाद है। वो देखता है कि ग्रे जोन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो बाहरी प्रोफेशंस को काम पर रख रहा है। वो पैसों के लिए काम करने का फैसला करता है ताकि कोई उसके हथियारों के सोर्स पर सवाल न उठाए। कर्ज चुकाने के बाद मेन कैरेक्टर सीधा एडमिनिस्ट्रेशन हॉल पहुंचता है। वहां पर अधिकारियों से किसी हाई पेइंग जॉब के बारे में पूछता है लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों को पता चलता है कि वो सिर्फ लेवल 4 वॉरियर है वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक वॉरियर आखिर कितना कमा सकता है। वहां मौजूद डिप्टी डायरेक्टर लिया चुन भी मेन कैरेक्टर की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लगता लेकिन मेन कैरेक्टर अचानक एक भविष्यवाणी कर देता है। आज ये प्लाजा के पास एक बड़ा ग्रे जोन ब्रेकआउट होने वाला है। वहां मौजूद लोग उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं और कुछ तो उसे झूठ समझकर हंसने लगते हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि प्लाजा की तरफ से अचानक तेज अलार्म बजने लगता है। कुछ ही पलों में सबको पता चल जाता है कि प्लाजा के बाद सच में नया ग्रे जोन अपीयर हो चुका है। मेन कैरेक्टर की भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी। ग्रे जोन से एक बेहद अजीब और खूंखार मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसके शरीर से निकलने वाली ब्लड वाइन्स चारों तरफ फैलने लगती हैं और रास्ते में आने वाली लोगों को पकड़ना शुरू कर देती हैं। पुलिस तुरंत उस पर गोलियां चलाती है लेकिन उनकी बुलेट्स मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं करती। तभी मौके पर मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है। वह बिना घबराए अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। अगली पल मेन कैरेक्टर सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है और मॉन्स्टर की सारी कठोर ब्लड वाइन्स एक साथ कटकर जमीन पर गिर जाती हैं। वहां मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस मॉन्स्टर पर पुलिस की इतनी सारी गोलियां बेअसर थीं, उसकी सारी वाइन्स एक वॉरियर ने सिर्फ एक बार में काट दी। मेन कैरेक्टर मदद से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी शर्त रख देता है। इस रेस्क्यू मिशन के लिए मुझे 1 मिलियन कॉइन चाहिए और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल लिस्ट में मुझे सबसे हाई पेमेंट रेट वाले प्रोफेशनल्स में शामिल किया जाए। तभी एक छोटी बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई देती है। मॉन्स्टर की ब्लड वाइन्स ने उसे भी पकड़ लिया था। मेन कैरेक्टर तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है लेकिन तभी उसे समझ आता है कि सिर्फ ताकत से हमला करना काफी नहीं होगा। वो अपनी शेयर्ड विजन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। इस स्किल की मदद से वो मॉन्स्टर के देखने की तरीके को समझने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड में उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर अपनी आंखों से नहीं बल्कि ग्राउंड वाइब्रेशन से आसपास के लोगों की लोकेशन पता करता है।
अब मेन कैरेक्टर को मॉन्स्टर की कमजोरी समझ आ चुकी थी। वो अपनी विंड कंट्रोल आर्ट का इस्तेमाल करता है और हवा की मदद से जमीन से ऊपर उठ जाता है। अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए मॉन्स्टर उसकी मूवमेंट को वाइब्रेशन के जरिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मेन कैरेक्टर पहले बच्ची को ब्लड वाइन से छुड़ाता है और फिर बाकी सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर पर अपना अंतिम हमला करता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। रेस्क्यू मिशन पूरा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मेन कैरेक्टर को तय किए गए 1 मिलियन कॉइन का पेमेंट कार्ड सौंप देता है। साथ ही उसे एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप पेमेंट लिस्ट में ऑफिशियली शामिल कर दिया गया है। लेकिन मेन कैरेक्टर के पास इस ग्रे जोन को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी थी। वो खुलासा करता है कि ये ग्रे जोन प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हो रहे हैं। उसके मुताबिक किसी ने इसे जानबूझकर आर्टिफिशियली क्रिएट करना शुरू कर दिया है, यानी ग्रे जोन के पीछे कोई इंसानी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। दूसरी तरफ दुश्मनों के संगठन आई ऑफ ट्रिम्यूस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव लंप लाइथर बाकी लोगों के साथ हाल ही की घटनाओं पर चर्चा करता है। वे जल्दी समझ जाते हैं कि कोई अननोन आदमी उनके प्लान में लगातार रुकावट पैदा कर रहा है, और वो अननोन आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जाइफन है। मेन कैरेक्टर को सीधा रोकना आसान नहीं होगा, इसलिए वे उसके खिलाफ एक नया ट्रैप तैयार करने का फैसला करते हैं। उनका मकसद मेन कैरेक्टर को ऐसी सिचुएशन में फंसाना था जहां वो खुद को बचा ना सके। इसी बीच मेन कैरेक्टर को एक मीडियम साइज ग्रे जोन के अपीयर होने की सूचना मिलती है। वो बिना समय गवाए वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी नजर इंटरसेप्टर गिल्ड के घमंडी कैप्टन पर पड़ती है। वो खुद को बाकी प्रोफेशनल से बेहतर साबित करना चाहता था, इसलिए बिना किसी प्लान के सीधे मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। कैप्टन का हमला सफल रहता है और वो मॉन्स्टर को मार गिराता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मॉन्स्टर के मरने के बाद भी कोई रिवॉर्ड ड्रॉप नहीं होता। कैप्टन को कुछ समझ आता है। उससे पहले ही उस मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर के आसपास अचानक ब्लैक मिस्ट फैलने लगती है। अगले ही पल उस ब्लैक मिस्ट के अंदर से वो मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है। वहां मौजूद प्रोफेशनल घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जिस मॉन्स्टर को अभी अभी मारा गया था वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया। तभी मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। कुछ अटैक के बाद मेन कैरेक्टर को एक अजीब बात महसूस होती है। मॉन्स्टर का शरीर कोई नॉर्मल नहीं था। वो समझ आता है कि ये वास्तव में कोई एक विशाल जीव नहीं है। पूरा शरीर मॉन्स्टर असल में अनगिनत छोटे छोटे बीटल से मिलकर बना हुआ था। ये सारे कीड़े एक साथ जुड़कर एक बड़ा मॉन्स्टर का रूप ले ले रहे थे। अब मेन कैरेक्टर अपनी शेयर्ड विजन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो पूरे बीटल में से वो उस खास कीड़े को ढूंढ रहा था जो बाकी सभी को कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार उसे वह मिल जाता है। मेन कैरेक्टर बिना कोई मौका गवाए सीधा उस मेन इंसेक्ट की तरफ बढ़ता है और एक बेहद सटीक हमला करता है। कमांडर इंसेक्ट एक ही बार में खत्म हो जाता है। जैसे ही कमांडर इंसेक्ट मरता है बाकी पूरे बीटल अपना कंट्रोल खो देते हैं। हजारों कीड़े एक दूसरे से अलग होकर चारों तरफ बिखरने लगते हैं। विशाल मॉन्स्टर का शरीर भी टूटकर बिखर जाता है और आखिरकार ग्रे जोन में मची पूरी तबाही रुक जाती है। एक बार फिर मेन कैरेक्टर ने सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और सही स्ट्रेटेजी से एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया था जिसे बाकी प्रोफेशनल समझ ही नहीं पाए। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।